बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है और 15 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में कहीं भी आपको मिल सकता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपके लिए 100%। बहुत अच्छे तरीके से टीच करूंगा, सब बातें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, नॉलेज के लिए जरूरी हैं, डिस्कस करूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। उससे पहले एक पीजीबीपी का सेक्शन हुआ करता था 48(2), उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीजीबीपी का सेक्शन था सेक्शन 48(2). इस सेक्शन का जो पर्पज है वो शायद आपको पता हो, पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप 48(2) समझते हो तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग समझने में बहुत आसानी होगी। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो केवल और केवल इंटरनेशनल टैक्सेशन ही खरीदते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि 30 मार्क्स का ये है तो 30 मार्क्स हम ले आएंगे इसके अंदर और बाकी 15-16 कहीं और से आ जाएंगे तो हम 40 क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वो 30 मार्क्स का भी देते नहीं है इंटरनेशनल टैक्सेशन से। मैं बार बार कह रहा हूं 2022 के आसपास रह जाते हैं। जो डेडिकेटेड है बुक के अकॉर्डिंग वो 30 मार्क्स से और 2 चैप्टर्स हैं। एक तो अभी खत्म किया डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस एग्रीमेंट और दूसरा है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग समझने के लिए 48(2) को समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस स्टार्ट होते हैं। पीजीबीपी अगर इंटर में ढंग से किया था और नहीं भी किया था तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं इस सेक्शन को डीप में टीच करने वाला हूं आपके लिए। सपोज करते हैं कि एक मिस्टर ए है और इसका एक भाई है मिस्टर बी। मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रदर ऑफ मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के लिए गुड्स खरीदने हैं तो गुड्स वो मिस्टर बी की शॉप से खरीदते हैं। ठीक है सर, यहां से लेके यहां तक गुड्स के लिए खरीदा गया और वो गुड्स जो खरीदी गई सपोज करते हैं उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आपके लिए थी 1 लाख रुपीस। और मिस्टर ए ने जब पेमेंट दिया तो पेमेंट उन्होंने ज्यादा का दे दिया और पेमेंट कर दिया 1,50,000 रुपए का। तो मिस्टर ए असेसी है, हम असेसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। भाई से गुड्स को खरीदा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल थी फॉर रुपीज 1 लाख और जो पेमेंट दिया गया वो दे दिया गया 1,50,000 रुपए का। तो इस तरीके से जो मिस्टर ए की इनकम थी वो 50,000 रुपए से और ज्यादा कम हो जाती है, मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है 50,000 रुपए से। जो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था वो थोड़ा कम हुआ क्योंकि आपने 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। 50,000 रुपए का आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो आपकी इनकम 50,000 रुपए से कम हो जाती है। लेकिन जो मिस्टर बी की इनकम है, जो भाई है, उसकी इनकम 50,000 रुपए से इंक्रीज कर जाती है। जितनी भी इनकम होनी चाहिए थी वो 50,000 रुपए से इंक्रीज कर जाएगी। रीजन इज वेरी क्लियर। जो पेमेंट आपको 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए था वो आपने रिसीव किया 1,50,000। हम ये मानते हैं मिस्टर ए रिच है और रिच होने की वजह से इसका जो टैक्स का रेट है वो 30% तक पहुंच चुका है, 10 लाख से ऊपर वाले में है। मिस्टर बी उतना रिच नहीं है, इसकी इनकम 5-6 लाख रुपए के आसपास होती है, तो ये जो टैक्स स्लैब में फॉल करता है ये 20% वाले में फॉल करता है। तो मिस्टर ए की इनकम अगर 50,000 रुपए से कम होती है तो कितना टैक्स बचाया गया, टैक्स सेव्ड कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए का। जब इनकम कम होगी तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर बी की इनकम 50,000 रुपए से इंक्रीज कर जाती है तो जो आपको टैक्स पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा, 10,000 एडिशनली पे करना पड़ा। तो नॉर्मल टैक्स जो नॉर्मल पे करते हो वो तो आपने पे किया ही होगा, लेकिन इस 50,000 रुपए पे क्योंकि आप 20% वाले स्लैब में हो 10,000 रुपए मिस्टर ए ने जो टैक्स पे करता होगा वो तो पे किया होगा, लेकिन जो बचाया होगा वो 15,000 रुपए का टैक्स बचा लिया होगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो नेट टैक्स सेव कितना आ गया, नेट टैक्स सेव 5,000 रुपए का, क्योंकि 15,000 रुपए का बचाया लेकिन बी ने 10,000 रुपए ज्यादा पे किया। लेकिन अगर हम नेट बात करें तो सरकार को कितने का लॉस हो गया, सरकार को लॉस हो गया 15,000 रुपए का। आई होप ये बात एग्जैक्टली आपको समझ में आई हो।
देखो ये बात गुड्स की है तो ये बात मैं सर्विस के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूं, सर्विसेज के रेस्पेक्ट में भी। अगर मैं ये बोल लूं गुड्स नहीं खरीदी, मिस्टर बी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिस्टर ए के लिए, और मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उन सर्विसेज की वैल्यू 1 लाख रुपीज की है। सपोज करते हैं इलेक्ट्रीशियन है, सपोज करते हैं कारपेंटर है, सपोज करते हैं किसी और तरीके की सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करता है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट ज्यादा दे दिया गया, तो फिर आपने 50,000 रुपए प्रॉफिट इसलिए भी तो कम कर लिया। ये बात मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि बच्चे गुड्स समझते हैं, गुड्स लिखा हो चाहे सर्विसेज लिखा हो, दोनों तरीके से इस तरीके से टैक्स बचाना पॉसिबल है। याद करो 48(2) पीजीबीपी। मैं हमेशा बोलता हूं इंटर में बच्चे पीजीबीपी पढ़ना डिजर्व करते हैं, उन्हें ढंग से पीजीबीपी पढ़ाओ, इंटर के अंदर कैपिटल गेन पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाओ, उनको बहुत कठिन तरीके से मत पढ़ाओ, उनको इजी बना के पढ़ाओ, हंसा के पढ़ाओ, मजाक करके पढ़ाओ, लेकिन पीजीबीपी पढ़ाओ इंटर में। जितना ज्यादा पीजीबीपी इंटर में पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा फाइनल में बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। तो 48(2) का नाम था पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव। इसमें लिखा हुआ था इफ ए पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन, to a specified person, if payment is made to a specified person in respect of goods purchased or services availed, which is unreasonable or excessive, which is unreasonable or excessive, having regard to the fair market value of the goods, having regard to the fair market value of such goods or services, then the amount which is unreasonable shall be disallowed। तो जितना भी अनरीजनेबल अमाउंट होगा उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, मतलब आपकी इनकम में से एड बैक कर दिया जाएगा। पढ़ो कितना पढ़ना चाहते हो, इनकम टैक्स के ये प्रोविजन सबको आना चाहिए। अगर आपने बिजनेस के लिए गुड्स या सर्विसेज का कोई भी पेमेंट दिया और वो फेयर मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में अनरीजनेबल या एक्सेसिव है, तो जितना भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव है वो आपकी इनकम में से डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो जब असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को असेस करेगा, एक ही इनकम को असेस करेगा, तो एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड, वो कितने खर्चे को डिसअलाउ कर देगा, वो 50,000 रुपए को डिसअलाउ कर देगा, मतलब इनकम को 50,000 रुपए से बढ़ा देगा। 50,000 रुपए दोबारा से एक ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे और 50,000 रुपए पे टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बी ए का भाई नहीं होता, कोई एक अनजान आदमी होता, तो इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने का खरीदा। अनजान आदमी क्यों अपना लॉस करवाना चाहेगा? यहां तो ऐसा लगता है कि भैया बी ने अपना, ए ने लॉस कर लिया अपना। देखो एक आम आदमी को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, किसी और से वो 2 लाख का भी खरीदता, 3 लाख का भी खरीदता, तो सरकार को डाउट नहीं होता। क्यों? आप पैसा बाहर वाले को जब भी देते हो तो कोई ना कोई पर्पज होगा, तभी दे रहे हो आप टैक्स के अलावा, वरना 50,000 रुपए को ऐसे किसी को एक्स्ट्रा क्यों दे दोगे? भाई को 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो पैसा तो घर के अंदर ही आ रहा है ना आपका, और टैक्स बच रहा है। किसी अनजान आदमी को अगर आप 1.5 लाख रुपए देते, सरकार कहती है इसने टैक्स बचाने के लिए तो नहीं दिया होगा 50,000, टैक्स बचेगा केवल 5,000 रुपए का, और खर्चा करना पड़ गया 50,000 रुपए का। इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। बाहर वाले को अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वास्तव में बिजनेस की किसी और वजह से दिया गया होगा, क्वालिटी चीज की बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है लॉन्ग टर्म की बात चल रही हो, या किसी और पर्पस से ज्यादा दिया गया हो। अजनबी को दो के सरकार अलाउ कर देगी, लेकिन जो आपका रिलेटिव है, जो आपका खास आदमी है, उन खास लोगों को कहा जाता है स्पेसिफाइड पर्सन। तो जो भी एफएमबी के कंपैरिजन में आपने ज्यादा अमाउंट दिया होगा उसके लिए एड बैक कर दिया जाएगा। तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे इंडिविजुअल के लिए लिखा हुआ है, उसके रिलेटिव्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वो माने जाते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। एचयूएफ के लिए लिखा हुआ है एचयूएफ के मेंबर्स, फर्म के लिए लिखा हुआ है पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स, एओपी बीओआई के लिए लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द एओपी बीओआई, कंपनी के लिए लिखा हुआ है कंपनी के डायरेक्टर्स। लेकिन ये नहीं, अभी इससे लंबी और भी डेफिनेशन। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स तो कंपनी के लिए हैं ही स्पेसिफाइड पर्सन, उन डायरेक्टर्स के जो रिलेटिव्स होंगे वो भी कंपनी के लिए माने जाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन। तो कंपनी ने अगर गुड्स खरीदी और जिससे खरीदी वो कंपनी का डायरेक्टर है या डायरेक्टर का रिलेटिव है, और कंपनी ने एफएमबी के कंपैरिजन में ज्यादा का पेमेंट दे दिया,
तो जो भी एफएमबी के कंपैरिजन में आपने अनरीजनेबल अमाउंट दिया होगा उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वो आपकी इनकम में वापस ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है टैक्स को रोकने के लिए प्रोविजंस बनाना, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए तरीके बनाना। एक छोटी सी बात मैं इस समय यहां कर लेता हूं क्योंकि बड़ी मजेदार बात है। हम 4 वर्ड यूज करते हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड द टैक्स मैनेजमेंट। अब मैं बहुत जल्दी आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, तो वो मैं इसी के साथ आपके लिए पढ़ा दूंगा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, क्योंकि उससे भी पेपर बहुत ज्यादा आता है। तो बच्चे ये डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि टैक्स ने जो आपको बेनिफिट्स दिए उन बेनिफिट्स को लेते हुए अपनी इनकम को इस तरीके से प्लान करना कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। जैसे 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स करना जो 80C के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो बोलेंगे आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। घर बेच के घर खरीदते हो तो आपको 54 का बेनिफिट मिलता है, तो आपने घर बेचा, घर खरीदा, इस तरीके से टैक्स बचाया, तो हम बोलेंगे आप अच्छी टैक्स प्लानिंग करी, आप अच्छी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी का मतलब, अगर सपोज करते हैं एक सेशन में मैं 400 बच्चे पढ़ाता हूं और मैं कुछ बच्चों से कैश ले लेता हूं और मैं सरकार से कहता हूं मैंने 300 बच्चे ही पढ़ाए, 400 बच्चे तो मैंने टीच ही नहीं करे, इसको बोलेंगे टैक्स एवेजन। और टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि लॉ के प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया, लेकिन जो लॉ की इंटेंशन होती है वो डिफीट हो रही होती है। तो एवेजन और अवॉइडेंस में डिफरेंस है। एवेजन तो साफ साफ चोरी है, एवेजन तो एक तरीके का आपने क्राइम किया है। अवॉइडेंस लॉ की नजर में ठीक लगता है लेकिन इंटेंशन मालाफाइड होती है, इंटेंशन जेन्युइन नहीं होती है, उसको अवॉइडेंस कहा जाता है। 48(2) इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स एवेजन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं किसी से चीजें महंगी खरीदता हूं 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख की जगह भाई खरीद सकता हूं। मेरे भाई की दुकान भी है, मेरी नहीं बनती है अपने भाई से, मैं तो बोलूंगा मजबूरी थी और कहीं सामान नहीं मिल रहा था, मैं अपने भाई के पास खरीदने के लिए गया। उसने कहा मैं तो 1.5 लाख की बेचता हूं, असल मुझे जरूरत थी बिजनेस के लिए, तो भैया 1.5 लाख की मुझे खरीदनी पड़ी वो चीज आज की डेट के अंदर। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ज्यादा महंगी खरीद ली या मैंने 1 लाख की खरीदी और मैं बोला मैं 1.5 लाख की खरीदी टैक्स बचाने के लिए। 1.5 लाख की वास्तव में खरीदी गई है ना। कितने का भी सामान खरीदो मार्केट में जिस पे एमआरपी नहीं लिखी होती है, जो जितने का बेचने को तैयार उतने खरीदो। मेरा भाई महंगी बेच रहा है, मैंने महंगी खरीदी, तो एक तरीके से लग रहा है हाँ सही है भाई, भाई अलग इंडिविजुअल है, मैं अलग इंडिविजुअल हूं, मेरा भाई मुझे महंगा बेच रहा है तो मैं क्या करूं भाई, और मुझे जरूरत है उस चीज की तो मैं खरीद रहा हूं। कहां से लग रहा है कि मैंने लॉ को ब्रेक किया। लेकिन अगर बिहाइंड द कर्टेन देखोगे इंटेंशन बुरी है। कंटेंट इसलिए बुरी है कि वो चीज अगर इजीली मार्केट में अवेलेबल है और हर जगह 1 लाख रुपए की बिक रही है और मैं 1.5 लाख रुपए की खरीद रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सरकार को यह लगेगा कि ये ट्रांजैक्शंस भाई से जो बड़ा चढ़ा के किया गया है, जिससे कि ज्यादा रेट वाले की इनकम को कम ले आए और कम रेट वाले की इनकम थोड़ी बढ़ती भी है तो कम रेट से टैक्सेबल होगी और नेट टैक्स दोनों भाई मिलकर बचा लेंगे। हो सकता है ये कोशिश की गई हो, तो वैसे तो सही लग रहा है लेकिन इंटेंशन बैड हो सकती है, इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स एवेजन। तो जब मैं गार पढ़ाऊंगा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, तो मैं आपसे पूछूंगा दोबारा से, बेटा याद है मैंने पढ़ाया था एक टैक्स एवेजन होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है। एवेजन साफ साफ चोरी है और अवॉइडेंस है नहीं चोरी, प्राइमा फेसी चोरी नहीं लग रही है, प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत किया जा रहा है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं इंटेंशन देखते हैं तो हमें लगता है कि मालाफाइड इंटेंशन है, उसको टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। बाकी एग्जांपल्स मैं आपको बाद में टीच करूंगा इसके। और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है टैक्स के जो कंप्लायंसेस हैं, एडवांस टैक्स टाइम से जमा करना, इफ यू आर लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस को माइनस करना अगले महीने की 7 तारीख तक, जो कंप्लायंसेस हैं आईटीआर को टाइम से फाइल करना। इस तरीके से आप कंप्लायंसेस को मैनेज करते हो कि आप पे किसी भी तरीके की पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है, इसको कहा जाता है टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। टैक्स बचाने के 3 तरीके हो गए, टैक्स प्लानिंग,
टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स प्लानिंग। सरकार खुद कहती है कि हम ही आपसे कह रहे हैं ऐसा टैक्स बच सकता है। टैक्स एवेजन चोरी हो गई, और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब हो गया प्राइमा फेसी सही लगता है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चीज सही लगती है, लेकिन इंटेंशनली वो चीज गलत हो सकती है, उसको कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस। और इस टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए 40A2 बनाया गया। अगर कोई भी रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन है और फेयर मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में आपने एक्सेसिव पेमेंट दिया हुआ है, तो जो भी अनरीजनेबल अमाउंट आपने दिया होगा वो आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा, और उस इनकम पे आपके लिए टैक्स पर करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आया। यहां से शुरू होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये एग्जाम्पल मैं बेस्ट मानता हूं। ट्रांसफर प्राइसिंग कभी भी बच्चों को समझानी हो, आप में से भी कुछ लोग टीचर बनेंगे, तो कोशिश करना यहीं से ट्रांसफर प्राइसिंग को शुरू करना। अब मैंने यहां पे लिखा एंटरप्राइजेस, और यहां पे लिखा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इसको मान लेते हैं होल्डिंग कंपनी, इसको मान लेते हैं सब्सिडरी कंपनी। ये इंडिया के अंदर है और ये यूके के अंदर है। एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, और गुड्स के लिए परचेज किया गया, या सर्विसेज को अवेल किया गया। जिन गुड्स के लिए परचेज किया गया उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपीस थी, और जब एंटरप्राइजेस ने अपने भाई को, जिसको एसोसिएटेड, जो नाम यहां पे दिया गया था स्पेसिफाइड, वो यहां पे उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है एसोसिएटेड, मतलब तो सेम है, जो जुड़ा हुआ है दैट इज द एसोसिएटेड। एग्जांपल मैंने लिख दिया होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी। और जब इसके लिए पेमेंट दिया गया, तो वो पेमेंट जो वास्तव में दिया गया वो 15 लाख रुपए का पेमेंट दे दिया गया। इंडिया में जो टैक्स का रेट चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज पे एट द रेट ऑफ 30%, अगर कंपनी मान लें हम, और यूएस में जो रेट चल रहा है एट द रेट ऑफ 20%। तो इन्होंने अपने अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज किया कि इंडिया वाली इनकम को कम कर दिया। तो अगर 10 लाख की जगह आपने पेमेंट 15 लाख का कर दिया, तो इंडिया वाली इनकम 5 लाख रुपए से कम हो जाती है। और क्योंकि यूके वाली जो होल्डिंग कंपनी, उसको 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है 5 लाख रुपीज से। तो यहां पे टैक्स सेव कितना हो गया, 30% से आपने 1,50,000 रुपए बचा लिया। रुपीज के टर्म्स में हम बात करते हैं, और एडिशनली टैक्स आपको और कितना पे करना पड़ा, 1 लाख रुपए, 5 लाख का 20%। तो अगर हम ये देखें कि ये दोनों भाई भाई मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, नेट कितना बचा लिया। मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा आपके लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं अब जो क्लासेस लूंगा, पहले 2.5 आवर की मैंने स्टार्टिंग शुरू करी थी, फिर 3 आवर्स तक कर दिया, मैं 3.5 आवर्स आपको टीच किया करूंगा, और ये निकल के आ गया 50,000 रुपए। 150 में से 1 लाख माइनस कर दिया, दैट इज 1,50,000। तो जब जो काम हम ऊपर कह रहे थे, डोमेस्टिकली कह रहे थे, जब वो काम इंटरनेशनली होने लगता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट का टैक्स का रेट कम होता है, तो इंडिया में अगर किसी एंटरप्राइज पर टैक्स का रेट ज्यादा है, और जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिस कंट्री में सिचुएटेड है वहां अगर टैक्स का रेट कम है, तो वो अपने बिजनेस के अफेयर्स को, अपने ट्रांजेक्शन को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि इंडिया वाली इनकम कम हो जाती है और उस कंट्री वाली इनकम बढ़ जाती है। तो इस प्रोविजंस को रोकने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए वो ट्रांसफर प्राइसिंग में दे रखे हैं। तो इस ट्रांसफर का सही प्राइस निकालने के लिए बोला जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। जो गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है उसका सही प्राइस क्या होना चाहिए, उस प्राइस को निकालने के लिए जो प्रोविजन जिस चैप्टर में दिए गए उसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। समझ में आया कि ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है? तो सिर्फ वो ट्रांसफर प्राइसिंग दे तो रखी है आपने, एफएमबी दे तो रखी है, 10 लाख रुपए है, उसको 10 लाख रुपए है, पहली बात तो। अब यहां पे हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे एफएमबी, अब एफएमबी की जगह वर्ड यूज होगा एएनपी। ये सही प्राइस माना जाएगा।
और एएलपी कैसे निकाला जाए? एएलपी का मतलब होता है आर्म्स लेंथ प्राइस। एएलपी का मतलब होता है आर्म्स लेंथ प्राइस, एएलपी। और आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रेंजर, जो दूर दूर तक आपका सगा नहीं है, जिससे किसी भी तरीके का नहीं है, जो पूरी तरीके से अजनबी है आपसे। तो आर्म लेंथ का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रेंजर, जिससे किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। और आप लोग गूगल में डाल के देखना है इस वर्ड के लिए, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि फेयर मार्केट वैल्यू और एएलपी में डिफरेंस क्या होता है। फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, आर्म्स लेंथ प्राइस जो आपके रिलेशन में नहीं है, उसके संग ट्रांजैक्शंस पे जो प्राइस लगेगा, दैट इज द एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस। डिफरेंस क्या है? 48 में वर्ड यूज किया गया एफएमबी, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे वर्ड यूज करते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो पहले मैं एएलपी का मतलब समझाता हूं। देखो ध्यान से सुनना, ए और बीच के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के बीच में सी और डी के बीच में हुआ, सेम चीजों का सी और डी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। तो सी और डी के बीच में जो प्राइस रहा होगा वो ए और बी के लिए मान लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। ये आपको बात समझ में आई? जो मार्केट में उस समय आपके ट्रांजैक्शंस की गुड्स या सर्विसेज का सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे प्राइस प्रिवेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस एक कदम आगे जाके कहती है, बोले ए और बी, ए के बीच में ये जान पहचान के लोग हैं, ए और बी, ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं। यहां पे हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन। और यहां पे हम क्या नाम बोल रहे हैं? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। एसोसिएटेड जो किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ सही प्राइस एएलपी कैसे निकालेंगे? तो हम सी और डी के पास नहीं जाएंगे, हम ए का ही एक ट्रांजैक्शन और ढूंढेंगे जो सी के साथ होगा, और सी इज स्ट्रेंजर टू ए। सी कहता है नहीं भाई, मैं ए को दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, और ए और सी के बीच में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेम गुड्स का जो प्राइस होगा वो इसके लिए क्या मान लिया जाएगा? आर्म्स लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है और ये बहुत ही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। ये लाइनों से आप समझ रहे हो, ये एग्जैक्टली आपको जिंदगी में हमेशा याद दिलवा के रहेगा कि एफएमबी और एएलपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एएलपी इज मोर साइंटिफिक। सीओडी का क्या चल रहा है उससे हमें क्या मतलब होना चाहिए? सीओडी हो सकता है बहुत पुराने आपस में बिजनेस करते हुए आ रहे हो, सीडी को जो प्राइस देता हो स्पेशल प्राइस देता हो। मार्केट में किसी चीज का क्या प्राइस चल रहा है, कई कई ए होता है वो हर प्राइस को 5% सस्ता रखता है, ये सब लोगों के लिए, सभी के लिए सस्ता रखता है, उसकी पॉलिसी में सस्ती चीजें बेचूंगा। अब सीओडी के बीच में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, सी हमेशा चीजों को महंगी बेचता है, तो क्या ए पे इल्जाम लगा दो कि आप चीजों को सस्ता बेचते हो? लेकिन ए ने ही बी के संग किया, ए ने ही सी के संग किया, सच सारी टर्म्स कंडीशन सही है। तो सरकार कहती है सारे टर्म्स कंडीशन सही हैं आपके बीच में, किसी भी तरीके से ए और सी के बीच में मैनिपुलेशन नहीं है, तो जो प्राइस ए ने सी के संग लगाया वही तो बी के संग लगाना चाहिए ना प्राइस। तो मार्केट तो बहुत सारी और भी चीजों के फैक्टर से प्रभावित होता है। मार्केट के अगर एफएमबी को आप बना देते हो एक बेस कंपैरिजन करने के लिए तो जस्टिस नहीं हो पाता है। लेकिन एक ही आदमी अगर दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर रहा है, एक जान पहचान वाले के संग और एक अनजान आदमी के संग, एक ही आदमी के दो ट्रांजैक्शंस, सेम गुड्स या सर्विसेज और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, तो अब तो उनका प्राइस भी सेम होना चाहिए। अब तो सरकार कह सकती है, अब सी से आप इतना प्राइस ले रहे हो तो बी के संग उतना प्राइस आपका क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए ए और सी के बीच में जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो ए और बी के लिए माना जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस इज मोर लॉजिकल, मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक क्यों बोल रहा हूं ये भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। लॉजिकल अभी ज्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन साइंटिफिक वर्ड भी मैं बोल रहा हूं। more logical and more scientific in comparison of the fair market value। इसलिए इंटरनेशनली लोगों को ऐसा नहीं लगा कि उनके संग किसी भी तरीके का इनजस्टिस हुआ, तो वहां पे एफएमबी की जगह वर्ड लिखा गया एएल।
तो सर एएलपी इतना ही ज्यादा अगर लॉजिकल है तो जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में एफएमबी लिखा हुआ है वहां पे भी आप लिख दो एएलपी। हम ए के ही दो ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं, ए ने बी के संग किया और ए ने सी के संग। ए ने वही चीज सी से भी तो खरीदी होगी, तो सी से कितने की खरीदी वही बन जाना चाहिए। हां, सरकार कोशिश कर रही है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी जहां जहां लिखा हुआ है एफएमबी वहां वहां फ्यूचर में एएलपी लिख दिया जाए। कुछ जगह लिख भी दिया गया है, और कहां लिखा गया है वो भी सिलेबस में है 92BA के अंदर। वो नेक्स्ट क्लास तक हम वहां तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। तो डोमेस्टिक भी जहां जहां एफएमबी लिखा हुआ है, और फ्यूचर में आप देखना 10 से 15 साल के अंदर जब सरकार के पास अच्छी खासी मैन पावर होगी, जब टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आ चुका होगा, क्रांति आ चुकी होगी, तो जहां जहां एफएमबी लिखा हुआ है डोमेस्टिक में भी वहां एएलपी लिखा जाएगा। एफएमबी तो ओपन मार्केट का प्राइस वो आपके प्राइस से डिफरेंट हो सकता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम होने के बाद भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक ही आदमी के दो ट्रांजैक्शन अगर हैं और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। इसलिए जहां से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुरू होता है वहां पहली क्लास में हर टीचर को यह बताना चाहिए आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 92F में दे रखा है। जो सेक्शंस में आपको टीच करूंगा, 92 टीच करूंगा, 92A टीच करूंगा, 92B टीच करूंगा, 92BA टीच करूंगा, 92C टीच करूंगा, 92CA टीच करूंगा, 92CB टीच करूंगा, 92CD टीच करूंगा, 92E टीच करूंगा और 92F टीच करूंगा। ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। CEB है, जैसे 92 एएलपी कब निकालना जरूरी होता है, 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन, 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन, और 92BA स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जहां जहां एफएमबी की जगह एएलपी को बोला जाएगा उनकी लिस्ट दे रखी है 92BA के अंदर, और ये भी इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाई जाती है। होते डोमेस्टिक हैं लेकिन उसमें भी जहां जहां एफएमबी होगी वहां एएलपी होगा। 92C कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी का होता है, 92CA रेफरेंस टू टीपीओ का होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है। तो इस सीरीज में जो आखिरी सेक्शन से एक पहला ये आता है 92F, इसमें दे रखी है डेफिनेशन ऑफ द एएलपी। याद करना पड़ेगा 92F, और ये डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है, एएलपी मींस ए प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड। जो अप्लाई कर दिया गया है, ये ट्रांजैक्शन अभी हुआ नहीं है, तो जिस रेट पे होने का डिसाइड किया गया है बिटवीन पर्संस अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। जो एसोसिएटेड नहीं है उसके संग जो प्राइस आपने लगाया होगा इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस और किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा, उसको एएलपी बोला जाता है। तो कंट्रोल कंडीशंस एसोसिएटेड के संग कंट्रोल कंडीशन से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। जब किसी अनजान आदमी के संग अनकंट्रोल कंडीशंस में आप कोई सौदा करते हो तो जो भी प्राइस पे होता है या जिस प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन होने वाला होता है उस प्राइस के लिए कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आर्म्स लेंथ प्राइस मींस ए प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड बिटवीन पर्संस अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। जब कंडीशंस कंट्रोल नहीं होती हैं, किसी भी तरीके का आप मैनेज नहीं कर रहे हो, तो दो अजनबी लोगों के बीच में जो भी प्राइस अप्लाई हो चुका है या होने वाला होता है उस प्राइस को आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है। एफएमबी का मतलब होता है मार्केट द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, लेकिन एएलपी का मतलब होता है अनकंट्रोल कंडीशंस में दो अजनबी के बीच में जो भी प्राइसेस होगा। तो ए और बी एसोसिएटेड हैं और ए और सी क्या हो गए, अदर देन एसोसिएटेड। तो ए और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस का प्राइस होगा इन अनकंट्रोल कंडीशंस उसको बोला जाएगा एएलपी, और वो ए और बी के बीच में लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए 92A से मैंने 48(2) से शुरू किया। 42(2A) डोमेस्टिकली लग रहा था, वहां वर्ड बोल रहे थे स्पेसिफाइड और यहां बोल रहे थे हम लोग एफएमबी। जब हम स्पेसिफाइड की जगह बोल देते हैं एसोसिएटेड और साथ में एफएमबी की जगह बोल देते हैं एएलपी, तो फिर जो प्राइस होता है उसको बोला जाता है
ट्रांसफर प्राइसिंग, जो गुड्स ट्रांसफर हुई या सर्विसेज ट्रांसफर हुई उसका सही प्राइस निकल के आया ALP, और इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो 10 लाख वाली चीज के 15 लाख रुपए दे दिए। जब असेसिंग ऑफिसर इंडिया वाले एंटरप्राइज की इनकम को निकालेगा तो इनकम विल बी इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख। तो वो कहेगा हम आपकी इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको 10 लाख का पेमेंट करना चाहिए था, आपने 15 लाख का पेमेंट कर दिया, 5 लाख का पेमेंट करके आपने इनकम को कम कर दिया, तो इनकम विल बी इंक्रीज बाई 5 लाख। जनरली हम ALP में ये नहीं बोलते हैं एक्सपेंडिचर डिसअलाउड 5 लाख, डिसअलाउ करोगे तो इनकम ही तो इंक्रीज करेगी, तो यहां वर्ड बोला जाता है इनकम विल बी इंक्रीज बाई 5 लाख, और इंडिया वाली इनकम को 5 लाख रुपए से इंक्रीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप टैक्स नहीं बचा पाओगे। तो जो कुछ भी ये बातें पढ़ाई जाएंगी उस चैप्टर का नाम होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। समझ में आया? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपके लिए, चलो वो बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो मैं कह रहा था साइंटिफिक तरीका है उस बात को प्रूव कर दूं, एक क्वेश्चन कम से कम आज की क्लास में करके दिखा दूं। अब ALP निकाली कैसे जाए? FMB निकालने का तरीका यह है कि मार्केट में ढूंढो कहां कहां सेम ट्रांजैक्शंस हुए थे और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुए थे। जब मैंने कहा साइंटिफिक तरीका भी है तो उस बात को मैं प्रूव करना चाहता हूं। ALP निकालने के बेसिकली होते हैं 5 मेथड: कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। इसके बाद एक और लिखा हुआ है एनी अदर मेथड। जब कोई मेथड इन पे अप्लाई नहीं हो रहा होता है तो CBDT के पास पावर है, वो एक नया मेथड भी उस ट्रांजैक्शंस पर लगा सकती है, एनी अदर मेथड। सर ALP निकालने के तरीके हैं, हाँ तरीके हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, उसी तरीके से ALP निकाली जाएगी। तो ALP निकालने के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वो 5 तरीके हैं। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, नाम क्यों रखा गया ये भी समझाऊंगा। रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड वो मेथड है जिस पे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पहले वाले पे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड पे और कॉस्ट प्लस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। आज क्योंकि अभी हमारे पास 20-25 मिनट्स हैं तो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। कंपेरेबल, इस नाम को भी जस्टिफाई करूंगा। कंपेरेबल अनकंट्रोल तो होना ही चाहिए, प्राइस मेथड शॉर्ट में CUPM कहते हैं, ये मैं आपको टीच करता हूं। देखो बेटा, ये वाली PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी सुबह उठ के 4-5 बजे के आसपास। सीधे क्वेश्चन करो, आप कहोगे हाँ सर एग्जैक्टली समझ में आया। ABC जापान एंड Z लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। तो यहां पे मैंने लिखा Z लिमिटेड और यहां लिखा इंडिया और यहां मैंने लिखा ABC जापान। और इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये भी निकालना सिखाना पड़ेगा कब दो लोगों को एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाता है। 92A में डेफिनेशन दे रखी है और पेपर में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। अभी प्रैक्टिकल करवा रहा हूं तो अज्यूम कर लेते हैं कि एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है। Z लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स एंड सेल्स देम टू ABC जापान एंड DEF कोरिया। एक कंपनी और दे रखी है DEF कोरिया। DEF कोरिया ये स्ट्रेंजर है, कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है, टोटली स्ट्रेंजर है। ये मोबाइल्स बनाते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये वाली कंपनी है Z लिमिटेड, और मोबाइल बना के ABC जापान को भी बेचती है और DEF कोरिया के लिए भी बेचती है। सेल्स टू ABC जापान इज एन FOB बेसिस, ये FOB बेसिस है, जबकि DEF को CIF बेसिस है। तो आपने इंटर में डेफिनेटली कस्टम्स पढ़ा होगा और कस्टम में ये वर्ड आते ही आते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, और CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड द फ्रेट।
तो जब जो प्राइस डिसाइड होता है वो केवल चीज का प्राइस होता है, उसके अंदर इंश्योरेंस और फ्रेट इंक्लूड नहीं होता है, उस प्राइस को एफओबी कहा जाता है। और जब कॉस्ट के अंदर जो प्राइस होता है उसके अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर लिया जाए और फ्रेट भी इंक्लूड कर लिया जाए। मैंने शॉपकीपर से कहा ये टीवी कितने का है, उसने कहा 10,000 रुपए का, इसको बोलेंगे एफओबी। मैंने कहा घर तक छुड़वाना पड़ेगा और देखो रास्ते में कुछ हो गया उसका इंश्योरेंस भी करवा देना, उसने कहा 13,000 रुपए लगेंगे। 10,000 रुपए टीवी का प्राइस है, 1,000 रुपए रास्ते के इंश्योरेंस का है, 2,000 रुपए रास्ते में छुड़वाने का जो भी चार्जेस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर 13,000 रुपए वो बोलेगा, इसके अंदर रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस और फ्रेट भी इंक्लूड होगा, इसको बोला जाता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। और एफओबी का मतलब होता है ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, रास्ते में टूट गया तो हमारी जिम्मेदारी, शोरूम से बाहर निकलते तक हमारी चीज, उसके बाद हम जाने हम कैसे लेके जाते हैं। तो एबीसी ने कहा कि भाई साहब बस बताओ कितने का दोगे हमें, और डीईएफ ने कहा नहीं भाई साहब छुड़वाओगे हमारे घर तक, रास्ते का इंश्योरेंस भी करवा के, कहीं कुछ हो गया हवाई जहाज वगैरह को सारा नुकसान हमें हो जाएगा, रास्ते का इंश्योरेंस भी तुम्हें करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी तुम ही अरेंज करके दोगे, बताओ कितने का लगेगा। तो आगे लिखा हुआ है कि सोनी ने कहा कि हमें एफओबी बेसिस पे दो, और कोरिया ने कहा CIF बेसिस पे दो, और जो फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय एबीसी जापान था वो 350 था, 350 इसकी जो कॉस्ट आ रही थी। तो एबीसी को अपनी जेब से पे करना पड़ा, एबीसी को अपनी जेब से पे करना पड़ा। तो जो इंश्योरेंस और प्लस फ्रेट, जो एबीसी को अपनी जेब से पे करना पड़ा जापान को, वो 350 पर यूनिट था। मैं और अभिषेक साहब एक ही दुकान में टीवी लेने के लिए गए। टीवी वाले से मैंने कहा कितने का टीवी है, उसने कहा 10,000 का। 10,000 रुपये मैंने देके टीवी ले लिया। अब शोरूम के बाहर आने के बाद जिम्मेदारी मेरी, मैंने फिर वहां से एक ऑटो किया, उसने 2,000 रुपये बोले। फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से वाले का, रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसके लिए उसने 1,000 रुपये लिए। तो मैंने 3,000 रुपये और खर्च करे ना अपनी जेब से। अभिषेक ने कहा भाई साहब हमारे घर तक पहुंचा दो और सही सलामत पहुंचे, तुम जानो। तो दुकानदार ने ही ऑटो वाले से बात कर ली, दुकानदार ने ही इंश्योरेंस वाले से बात कर ली, उसने कहा हमें 13,000 रुपए दे दो। तो मैंने शॉपकीपर को 10,000 रुपए दिए, तो मेरा प्राइस बोला जाएगा एफओबी। अभिषेक साहब ने प्राइस दिया 13,000, उनका CIF। तो ये तो बात पूछेंगे मैंने एक्स्ट्रा और कितना पे किया होगा जेब से, 3,000 रुपए पे किया होगा। अब तो फ्रेट और इंश्योरेंस की मेरी जिम्मेदारी हो गई। The sales to DEF Korea are under a free warranty of 1 year। इसने कहा हमें वारंटी चाहिए 1 साल की। हम ये मोबाइल आगे कस्टमर्स को बेचेंगे और कस्टमर्स के पास खराब हो गया तो फिर कस्टमर हमसे वारंटी मांगेगा, तो हम तो आपके पास भेज देंगे, चीज खराब हो आप हमें बदल के दोगे। ABZ ने कहा ठीक है हम आपको 1 साल की वारंटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ABC ने कहा वेयर सेल्स टू ABC आर विदाउट सच वारंटी, उसने कहा हमें वारंटी नहीं चाहिए, नो वारंटी। बोले हम बेचते समय बोल देंगे वारंटी नहीं है चीजों की, वारंटी किसी चीज की नहीं है, इसको लेना कई चीज बिना लोग के वारंटी बेचते। बोले हमारे देश में बिना वारंटी की बिकेगी चीजें नहीं चाहिए। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वारंटी, जो वारंटी की कॉस्ट है वो कितनी है, 400 पर यूनिट। इसको भी बीच में यहां लिख लिया। ABC जापान प्लेस लार्ज ऑर्डर, ऊपर में पूरा नहीं कर पाया था मैं, दोबारा पढ़ लो। ABC जापान एंड जेड लिमिटेड इंडियन कंपनी एसोसिएटेड, जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स एंड सेल्स देम टू ABC जापान एंड DF कोरिया। ड्यूरिंग द ईयर जेड लिमिटेड सप्लाई 60,000 मोबाइल फोन्स टू ABC जापान, 60,000 मोबाइल यूनिट्स। और किस रेट से दिए थे, 2,000 पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 2,000 पर यूनिट। और DF कोरिया को उसने दिए थे 20,000 मोबाइल, 20,000 एट द रेट ऑफ किस प्राइस पे दिए थे, वो दिए थे 3,300 पे।
और लिखा हुआ है द ट्रांजैक्शंस ऑफ जेड लिमिटेड विद एबीसी एंड डीईएफ आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेस। दोनों के ट्रांजैक्शंस को सरकार क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है दोनों के ट्रांजैक्शंस के लिए। अब जाओ उसने करे, अब सरकार दिमाग में तो आएगी, जब तुम अपने भाई को बेच रहे हो तो केवल 2000 रुपए का बेच रहे हो, और आप जब किसी अनजान आदमी को बेच रहे हो तो सेम चीज 3300 रुपीज की बेच रहे हो। भैया क्यों? जब सेम मोबाइल है, जब तुम्हारा एसोसिएटेड है, तो इंडिया वाली इनकम को कम करने की कोशिश की जा रही है। एबीसी जापान वाले से आप कम पैसा ले रहे हो, 2000 रुपए पैसा ले रहे हो, तो आप इंडिया वाली इनकम को कम करने की कोशिश कर रहे हो ना। और बाहर वालों से उसी चीज की आप कितने लेते हो, 3300 रुपीज लेते हो। तो इस ट्रांजैक्शन का सही प्राइस निकाला जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तब इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। हम प्राइस को जो कम कर रहे हैं वो गुड्स खरीद के नहीं, गुड्स बेच के भी कर सकते हैं, ये बात समझ लो आप। मैं यहां पे एक्स वाई का एग्जांपल लेता हूं, एक्स और वाई। इसने इसके लिए गुड्स को बेचा, गुड्स के लिए बेचा, जिसकी एएलपी दे रखी है 20 लाख, और जब पेमेंट रिसीव किया तो पेमेंट केवल 12 लाख रुपए रिसीव किया। इंडिया में टैक्स का रेट 30% है, इंडिया से बाहर टैक्स का रेट 20% है। इस एग्जाम्पल से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बीच में मैंने रोक के ये बात बता दी आपके लिए। यहां गुड्स खरीद रहे हैं, जब खरीदते हो तो ज्यादा पेमेंट दे दो, और जब गुड्स आप बेच रहे हो तो कम पेमेंट ले लो। अल्टीमेट पर्पज ये है, इंडिया वाली इनकम को कम कर लो, क्योंकि इंडिया में टैक्स का रेट ज्यादा है। क्या समझ में आया? तो जो आपको 20 लाख रुपए मिलना चाहिए था वो केवल 12 लाख रुपए मिला, तो आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम रह गई। वाई को जो पेमेंट करना चाहिए था 20 लाख, वो केवल 12 लाख रुपए किया, तो इसकी इनकम 8 लाख रुपए से बढ़ गई होगी। 20 लाख की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 लाख रुपए माइनस करे होंगे, तो यहां टैक्स सेव्ड कितना आ गया, 30% से आ गया 2,40,000। यहां 8 लाख पे टैक्स 20% से पे करना पड़ेगा 1,60,000। तो नेट कितना बचा लिया दोनों ने मिलकर, नेट सेव्ड, और कितना बचा लिया, 80,000। तो यहां पे भी एएलपी निकाली जाएगी। ये मत समझना केवल गुड्स को बेच रहे हैं और आपने ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा पेमेंट दे दिया। अगर आप गुड्स को गुड्स के लिए आप बेच भी रहे हो, बेचा और आपने कम पेमेंट रिसीव कर लिया, तो अभी इंडिया वाली इनकम को बचा सकते हो। तो यहां पे हम लिख देंगे इंडियन इनकम will be increased by, और कितने अमाउंट से बढ़ा दी जाएगी, 8 लाख रुपए से। क्या समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन डिजाइन है, इसी बेस पे डिजाइन है। जब इसने अपने भाई के लिए, सर भाई क्यों बोल रहे हो, मैं एसोसिएटेड को भाई बोल देता हूं, क्या फर्क है, 2000 रुपए की चीज बेची, और जब आप अनजान आदमी को बेच रहे हो उससे आप 3300 रुपए ले रहे हो, तो आप एबीसी जापान से 1300 रुपए पर यूनिट कम क्यों ले रहे हो? मतलब इंडिया वाली इनकम को कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत में टैक्स का रेट ज्यादा है, इसलिए टैक्स बच जाए, इसलिए आप भारत में कम पैसा लेके आओगे। बोले नहीं, हम आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, तो सर 1300 रुपए से बढ़ा दो। नहीं, लिखा हुआ कंपेरिजन, तो दो चीजों में कंपैरिजन करोगे तो इक्वल तो होनी चाहिए ना ट्रांजैक्शंस। आपने कभी अगर वेट कुश्ती देखी है, रेसलिंग वगैरह देखी है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई 60 किलो का पहलवान है, आप 100 किलो के पहलवान से उसकी कुश्ती करवा दोगे, रेसलिंग करवा दोगे। उसके अंदर भी क्लासेस बनी होती हैं। 55 से लेकर 60 केजी का अगर कोई क्लास में लड़ना चाहता है तो उसकी उसी रेसलर से कुश्ती होगी जो आपका 55 टू 60 केजी का होगा। ऐसे ही आपके लिए बॉक्सिंग में होता है। हमारी मैरी कॉम अभी जब जिस क्लास में लड़ती थी, जितने किलोग्राम के आसपास उनका एक क्लास बना हुआ था कि वो फाइट करती थी, उनका वजन या तो ज्यादा था या कम था। ओलंपिक की बात है, तो उन्होंने अपना वजन रिड्यूस किया था 3-4 किलो, क्योंकि अगर वो वजन ज्यादा होता तो वो अगले वाले क्लास में पहुंच जाती, जो एक स्लैब बना होगा, तो उनको ऐसा बॉक्सर मिलता जो ज्यादा ताकतवर होता, उसका स्पेशलिस्ट होता। तो मैरी कॉम रिड्यूस्ड हर वेट
और जो उनका एक फेवरेट क्लास था उसमें आके, हालांकि उनको ओलंपिक मेडल नहीं मिल पाया था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स हमें और भी दिए हुए हैं। तो अब कंपैरिजन करने के लिए इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शंस तो सेम चीज का हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो देखी जाएंगी। तो एबीसी ने कहा हमें फ्रेट इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, वो हम मैनेज कर लेंगे, हमें वारंटी भी नहीं चाहिए। और तीसरे पॉइंट में डिफरेंस बताया जा रहा है, एबीसी ने बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया था, लार्ज ऑर्डर 20,000 का, और यहां केवल 60,000 का, 60,000, और यहां केवल 20,000 का था, बस केवल 20,000 का। तो क्योंकि एबीसी ने ज्यादा कहा था, इसलिए जेड ने उसको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया 100 रुपए पर यूनिट का। तो यहां पे एक चीज और दी गई थी, क्वांटिटी डिस्काउंट। वो किसको दिया गया? एबीसी को। और कितने का दिया गया था? 100 रुपए पर यूनिट। तो जेड इंडिया लिमिटेड ने दो लोगों को मोबाइल बेचा, सेम मोबाइल था। एबीसी जापान जो एसोसिएटेड है और जो नॉट एसोसिएटेड डीईएफ कोरिया को बेचा। कंपैरिजन तीन चीजों के बीच में हो सकता है। एबीसी जापान ने एफओबी लिया था और उसने लिया था सीआईएफ प्राइस पे, और एफओबी प्राइस पे लिया था, तो जो अपना खर्चा जेब से करना पड़ा एबीसी जापान को 350 का करना पड़ा। एबीसी ने वारंटी नहीं मांगी थी, डीईएफ ने वारंटी मांगी थी। वारंटी की वजह से जो प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा वो 400 पर यूनिट का पड़ा होगा। एबीसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था, क्वांटिटी डिस्काउंट जिसको बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं, 100 रुपए पर यूनिट का दिया गया। डीईएफ ने ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिया तो उसको डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो ये पता लगाना है इस ट्रांजैक्शंस की एएलपी कितनी होगी और कितने से इंडिया वाली इनकम को इंक्रीज किया जाएगा। कंप्यूट एएलपी एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ जेड लिमिटेड। तो प्राइस एट विच mobiles were sold to DEF, यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। और ये पर यूनिट यहां लिखती है। हाँ सर सही बात है, जो अनजान आदमी का प्राइस होता है वो एएलपी बन जाता है, तो 3300 रुपए एएलपी बननी चाहिए। तो क्वेश्चन हमेशा वहां से शुरू होता है जो नॉट एसोसिएटेड वाला प्राइस होता है। एंड इस क्वेश्चन में वो दे रखा है आपके लिए 3300 पर यूनिट। अब हम ये मानते हैं डीईएफ उन सारी शर्तों पर खरीदता जो एबीसी जापान की थी। डीईएफ हम अज्यूम करते हैं कहता है हमें भी एफओबी चाहिए, हमें सीआईएफ नहीं चाहिए, हम तीनों चीजें एबीसी के बराबर ला देंगे। जैसे मेरी कॉम ने वेट रिड्यूस किया, अब हम डीईएफ की सारी कंडीशंस एबीसी के बराबर ला देंगे। हम कहेंगे अगर डीईएफ भी कहता हमें एफओबी चाहिए तो प्राइस कम होता या ज्यादा होता? तो फ्रेट इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में प्राइस कम हो जाता। तो कहती हैं एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फ्रेट इंश्योरेंस का कितना एडजस्टमेंट्स हो जाता? वो हो जाता, कितना दे रखा था? 350 रुपए और कम कर देता खर्चा। जेड लिमिटेड को अभी रास्ते का इंश्योरेंस भी पे करना पड़ा और ट्रांसपोर्टेशन भी, तो महंगा बेचा होगा। डीईएफ कहता चिंता मत करो, ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, रास्ते के इंश्योरेंस की जिम्मेदारी हमारी। तो बताओ कितना खर्चा? तो कम प्राइस हो जाता। कितना? 350 रुपए के आसपास होता, 350 से कम हो जाता, तो माइनस कर दिया मैंने यहां पे। अगर डीईएफ कहता, डीईएफ जो कंपनी है, कि हमें भी वारंटी नहीं चाहिए, जो हमने आपसे वारंटी मांगी हमें वारंटी नहीं चाहिए, तो वारंटी नहीं लोगे तो प्राइस कम किया जाएगा, ज्यादा प्राइस कम। फिर जेड लिमिटेड को पता था कि अगर मोबाइल आएगा तो हमें कुछ रिप्लेसमेंट में देना ही नहीं है, वारंटी के बिना बिकेगा तो हमारे पास वापस आएगा ही नहीं, हम प्राइस सस्ता दे सकते हैं। वारंटी लेते हो चीज महंगी हो जाती है, तो वारंटी के रेस्पेक्ट में जो एडजस्टमेंट्स होता, अगर वो वारंटी डिमांड नहीं करता, वारंटी की कॉस्ट लगाते थे वो 400 रुपए पर यूनिट, तो 400 रुपए से चीज को और सस्ता कर दिया जाता। अगर डीईएफ भी कहता कि हम भी बहुत बड़ा ऑर्डर देने को तैयार हैं, हम भी एक लार्ज ऑर्डर देने को तैयार हैं, तो इनको भी डिस्काउंट मिलता। तो लार्ज ऑर्डर देने पे प्राइस कम होता या ज्यादा होता? प्राइस कम होता। तो क्वांटिटी डिस्काउंट, और कितने का मिलता? 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसको भी मिलता। तो इसको बोला जाता है एएलपी अंडर सेक्शन 92F। और हम माइनस कर देंगे 3300 में से इन तीनों चीजों के लिए।
3300 माइनस 850 और 850 को माइनस कर दिया 2450 पर यूनिट ALP निकल के आ गई। DEF अगर तीनों उन्हीं कंडीशंस को लगा देता जो ABC ने कहा था, CIF की जगह हम FOB चाहते हैं तो प्राइस कम हो जाता, हमें भी वारंटी नहीं चाहिए प्राइस कम हो जाता, हम भी बल्क में ऑर्डर देने को तैयार हैं प्राइस कम हो जाता, और जिस वजह से जो एडजस्टमेंट्स था उसके अकॉर्डिंग प्राइस को कम कर देते। तो अगर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे DEF को बेचा जाए तो अभी 2450 की कॉस्ट तो तब भी निकल के आ रही है। तो फिर आपने ABC जापान को 2000 रुपए का क्यों बेचा? तो मैंने यहां पे लिखी ALP ऑफ 60,000 यूनिट्स, तो 60,000 इंटू 2450, क्योंकि 60,000 तो ही बेचे गए थे उसके लिए, तो 60,000 इंटू 2450 और ये निकल के आ गया 14,70,00,000। फिर लिखा अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम ABC, और आपने कितना चार्ज किया था? 2000 चार्ज किया था, तो 12 करोड़ चार्ज किया था। तो इनकम ऑफ Z लिमिटेड will be increased by 2,70,00,000 से इंडिया वाली इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। 2450 ALP निकल के आई और 2,07,00,000 रुपए से इंडिया वाली इनकम को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये निकल के आ गया आंसर 2,70,00,000। इसलिए इसका नाम है कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब कंपेयर करना पॉसिबल है, हां, जब सेम गुड्स बेची जाती हैं तो उसको बोला जाता है कंपेरेबल। अनकंट्रोल्ड, जिस हमने DEF को बेचा था वो कंट्रोल तो नहीं था, नहीं, अनकंट्रोल्ड था। तो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में ऐसी चीजें बेचो जहां कंपैरिजन पॉसिबल हो तो बोला जाता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, CUPM, और उसके अकॉर्डिंग निकल के आया प्राइस आपका 2450, और इस वजह से इंडिया वाली इनकम इंक्रीज कर जाएगी 2,70,00,000 रुपए से।